लोकसभा चुनाव 2024 में यूं तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें ही खासकर चर्चाओं में रहती है, लेकिन इनमें से कैराना को लेकर भी इस बार अच्छी खासी सुर्खियां हैं। यूपी के शामली जिले का कैराना शहर अपने आप में बहुत सा इतिहास समेटे हुए है। कैराना को प्राचीन काल में कर्णपुरी के नाम से जाना जाता था, जो बाद में किराना हुआ और फिर कैराना में तब्दील हो गया। अखिलेश सरकार में कैराना और कांदला के हिंदू परिवारों का पलायन बड़ा मुद्दा बना था, जिसे कैराना पलायन के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय अपराधियों की दबंगई और वसूली की वजह से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ, जिसकी वजह से तत्कालीन सरकार की जमकर आलोचना भी हुई थी। भाजपा के प्रदीप कुमार चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2019 में सपा और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार तबस्सुम बेगम को 92,160 वोटों से हराया था। इस चुनाव में प्रदीप कुमार चौधरी को 5,66,961 और तबस्सुम बेगम को 4,74,801 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के हरेंद्र सिंह मलिक को 69,000 वोट मिला था। इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से सपा ने इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि भाजपा ने प्रदीप कुमार चौधरी पर दोबारा विश्वास जताया है। वहीं बसपा ने बीएसएफ के रिटायर्ड जवान श्रीपाल दाणा को उम्मीदवार बनाया। हालांकि बसपा उम्मीदवार श्रीपाल दाणा सहारनपुर जिले के भावसी निवासी, उनके आने से इस बार एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती बढ़ गई है। कैराना लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन संख्या 2 है। इसमें वर्तमान में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस लोकसभा क्षेत्र का गठन सहारनपुर जिले के नाकुर व गंगोह और शामली जिले के कैराना, थाना भवन एवं शामली विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। फिलहाल इन 5 में से 2 सीटों पर रालोद, 2 पर भाजपा और 1 पर सपा के विधायक हैं। ये लोकसभा क्षेत्र 1962 में अस्तित्व में आया था। यहाँ कुल 16 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 7,66,000 से ज्यादा पुरुष और 9 लाख करीब महिला मतदाता हैं। बता दें कि कैराना लोकसभा चुनाव में कुल 67% मतदान हुआ था पिछली बार, लेकिन इस बार सबकी नजरें बनी है कि कैराना का क्या इतिहास रहेगा। अब कैराना के इतिहास की बात कर ले तो कैराना लोकसभा सीट पर अब तक 15 बार चुनाव हो चुके हैं। इस क्षेत्र के सबसे पहले सांसद 1962 में यशपाल सिंह बने थे, जो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे। चुनावों में जीत हार का आंकड़ों पर गौर करें तो 1991 के बाद जितने भी चुनाव हुए, उनमें से 2004 के चुनाव को छोड़कर बाकी सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में ही रही है। अब तक कैराना संसदीय क्षेत्र 3 बार भाजपा, 2 बार कांग्रेस और 3 बार राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की। कैराना की जनता ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक बार भी जीत का स्वाद नहीं चखाया। जनता दल और जनता पार्टी ने 2 बार कैराना में अपना परचम लहराया और वर्तमान समय में इस सीट पर भाजपा का भगवा ध्वज लहरा रहा है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैराना सीट पर भाजपा के प्रदीप चौधरी और हसन परिवार का तीसरी बार आमने सामने होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 के दौरान गंगोह सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रदीप चौधरी मैदान में थे। उन्होंने निर्दलीय नाहिद को हराकर जीत हासिल करी थी। 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए प्रदीप चौधरी ने गंगोह से विधानसभा का चुनाव जीता था। इस चुनाव में उन्होंने बसपा के नौमान मसूद को हराया था। लेकिन अब चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी पहली बार 1980 में चुनावी मैदान में थी और कैराना की जनता ने उनको अपना नेतृत्व करने के लिए चुना था। 1984 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने भी कैराना में अपनी किस्मत आजमाई थी। 2004 में कैराना ने रालोद से अनुराधा चौधरी को अपना सांसद चुना। उसके बाद 2009 में सपा की प्रत्याशी तबस्सुम हसन सांसद बनी थी। 2018 में हुए उपचुनाव में तबस्सुम फिर से सांसद निर्वाचित हुई। इस चुनाव में पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह भी प्रत्याशी रहीं। इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन से इकरा हसन प्रत्याशी हैं। अब बात करें मुरादाबाद की, यहाँ पर 31 दिसंबर 1899 को जन्मे स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता महावीर त्यागी के बारे में, क्योंकि कैराना का महावीर त्यागी से वास्ता है तो ऐसे में इनकी बातचीत होनी बनती है। 1951 में पहले लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, जो बाद में कैराना लोकसभा बनी। कैराना का इलाका उस वक्त देहरादून डिस्ट्रिक्ट कम बिजनौर डिस्ट्रिक्ट कम सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट नाम के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। 1951 के पहले आम चुनाव में महावीर त्यागी ने एक तरफा चुनाव जीत सुनिश्चित की थी। इसकी सबसे बड़ी वजह किसानों के बीच उनकी सक्रियता थी। 1921 में जब कांग्रेस असहयोग आंदोलन कर रही थी तो उस वक्त महावीर त्यागी बिजनौर में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बोलबाला था। महावीर त्यागी ने आजादी के आंदोलन के दौरान इसी क्षेत्र में अपना खून पसीना बहाया था। इसकी गवाही 1951 में उन्हें मिले मत देते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार महावीर त्यागी को 63%, जबकि भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार JR गोयल को मात्र 13% मत मिला था। कैराना लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता करीब 6,25,000, जाट मतदाता 1,90,000, दलित मतदाता 3,86,000, त्यागी मतदाता 18,000, ब्राह्मण 39,000, क्षत्रिय 45,000, सैनी 1,25,000, बनिया 65,000,
कश्यप 90,000 और गुर्जर करीब 1,40,000 मतदाता हैं। ये मतदाता कैराना की सियासत को प्रभावित करते हैं। इस बार जिस तरीके से इकरा हसन की दावेदारी है, इन्हीं सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इकरा हसन की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से भी जो बयान सामने आ रहे हैं हाल फिलहाल में, उसको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को मजबूत मान रहे हैं। एक जानकारी यह भी थी कि जब लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर फैसला हो रहा था तो जयंत चौधरी ने खुद इकरा हसन के नाम का सुझाव दिया था। इकरा हसन को लेकर अच्छी खासी चर्चा थी कि इकरा हसन अगर उतरेंगी तो काफी मजबूती से यहां पर चुनौती देती नजर आएंगी, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए प्रदीप चौधरी भले ही जीते थे लेकिन 92,000 की मेजोरिटी थी। और उससे पहले अगर 2018 के बाई इलेक्शन में देखें तो इकरा हसन के नाम को आरएलडी ने आगे बढ़ाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आरएलडी सीट पर अच्छी खासी पकड़ रखती है। लेकिन 2014 की बात कर ले या उससे पहले की बात कर ले तो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था यहाँ पर आरएलडी का पक्ष। लेकिन फिलहाल हाल फिलहाल में ध्यान में रखें तो इकरा हसन की दावेदारी काफ़ी मजबूत रही। जैसा कि हमने कहा कि महिलाओं का अच्छा खासा प्रभाव रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इकरा हसन की इस बार दावेदारी को लेकर भी चर्चा बनी हुई है। क्या लगता है किस सीट पर कौन बाजी मारेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।